हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज का आप लोग के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है इस वीडियो में। जुडिशरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लॉ के प्रोविज़न को कोरिलेट करके पढ़ें। एक एक्ट के प्रोविज़न को दूसरे एक्ट से कोरिलेट करें। अगर कोरिलेट करके अपनी स्टडी करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और उनकी पीटी निकलने में यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलने में, मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत मदद मिलती है। और इसके साथ साथ इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी करने वाले को रिलेटेड स्टडी करते हैं। को रिलेटेड स्टडी देखिए, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, एक एक्ट के ढेर सारे प्रोविज़न को, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोविज़न्स होते हैं, उसको एक साथ पढ़ना, एक एक्ट के प्रोविज़न को दूसरे एक्ट के साथ मिलाकर पढ़ना। इससे आपके दो एक्ट भी तैयार होते हैं और साथ साथ उस एक्ट पर, उस प्रोविज़न पर आपको ढेर सारी स्टडी मटेरियल भी मिल जाती है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो वीडियो का, जुडिस जुडिशरी के प्रिपरेशन में को रिलेटेड स्टडी की इम्पोर्टेंस, यानी कि जो जजेस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको क्या को रिलेटेड स्टडी करने पे इसकी क्या उनको इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी महत्व है, उसको समझाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बहुत ही डीप में आज आप लोग को इसकी बारीकियाँ बताए जाएंगे, ताकि आप लोग को इस स्टडी का बेनिफिट पता चले और आप अपने स्टडी को अब आगे इसी के बेसिस पर आगे बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट है। इसके चैनल में जो वीडियो आते हैं, इसके देखने के, इसके ज्वाइन करने के कोई चार्जेस नहीं है। इसमें आपको लॉ से रिलेटेड सारे इवेंट्स समय समय पर जल्दी से जल्दी भेजे जाते रहते हैं। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सिस्टम पर वो इंडिकेशन आने लगेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए आए। बस डियर स्टूडेंट, आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से। आप इंस्टाग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे आप जो है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके थ्रू भी आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये सब परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ताकि आप लोग इससे जुड़कर लीगल नॉलेज को तेज़ी से बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने उस टॉपिक पर आते हैं, उस अपने मिशन पर आते हैं, जो वीडियो का मेन टॉपिक है। देखिए, आज हम अपने आप लोग के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो माइनर होते हैं, माइनर के एग्रीमेंट के नेचर क्या होते हैं। अगर कोई माइनर है, कोई अवयस्क है, अगर वो कोई एग्रीमेंट करता है, तो उसका नेचर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हम आपको इसकी शुरुआत से लेकर बिल्कुल नए तरीके से आज आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं। और आप लोग डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि आज आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग का टॉपिक है अवयस्क के साथ किए गए करार की प्रकृति। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 है। इसमें सेक्शन नंबर 10 और 11, सेक्शन नंबर 10 कहती है कि जो संविदा के पक्षकार हो वो सक्षम होने चाहिए। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल कंडीशन को सेक्शन नंबर 10 में बताया गया है कि संविदा के जो पक्षकार हो वो सक्षम हो। धारा 11 क्या कहती है? अवयस्क है, पागल है, ये लोग संविदा नहीं कर सकते, ये बात कही गई है। लेकिन सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 में ये नहीं कहा गया है अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर ही लेता है तब क्या हो। ये सबसे बड़ी समस्या थी 1872 से लेके 1930, यानी कि जो ये लगभग 58 ईयर का लंबा ड्यूरेशन था। इसमें ये क्लियर नहीं था कि अगर कोई माइनर एग्रीमेंट कर ही लेता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन 1930 में प्रिवी काउंसिल के सामने एक केस आया, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। केस बहुत ही लीडिंग केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लॉ के स्टूडेंटों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये 1930 का केस है, प्रिवी काउंसिल का। इस केस में जो जज साहब थे, लॉर्ड नॉर्थ,
लॉर्ड नॉर्थ जज साहब ने इस केस में ये डिसाइड किया कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एबिन्यूशो वाइड होता है। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एबिन्यूशो वाइड होता है। जो एबिन्यूशो वाइड शब्द है, ये ध्यान रखिएगा लैटिन वर्ड है। इसका इंग्लिश वर्जन होता है नल एंड वाइड। हिंदी वर्जन होता है शून्य एवं अकृत। और जिसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं प्रारंभता। यानी अवयस के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो प्रारंभता शून्य, ये इसमें केस में डिसाइड। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या अवयस कोई माइनर एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। इसका आंसर मिलता है सेक्शन नंबर 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 68 है, 68 है। इसमें ये कहा गया है कि जो अवयस्क है अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नेसेसरी फॉर लाइफ, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अवयस्क अपनी प्रॉपर्टी के एवज में किसी से करार कर। देखिए जो दूसरा पक्षकार है वो अवयस के साथ करार नहीं कर रहा है, बल्कि अवयस की प्रॉपर्टी को ध्यान में रख कर करार कर रहा है कि कल अवयस्क अगर उसकी धनराशि को नहीं देगा तो वो प्रॉपर्टी से वसूल लेगा। लेकिन क्या है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर अवयस के पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के एवज में वो किसी से कोई कर्ज मांग रहा है, कोई धनराशि मांग रहा है, कोई लोन मांग रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी के एवज में उसको धनराशि देता है। लेकिन वो धनराशि जो देगा, वो ऋण जो देगा, वो लोन जो देगा, वो केवल देगा नेसेसिटीज के लिए, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लग्जरी आइटम के लिए नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है। तो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 21, जो हम लोग का संविधान है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक व्यक्ति को जीने के लिए जो जो जितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो होती है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में फंडामेंटल राइट कहा गया, जिसको कहा गया नेसेसरीज फॉर लाइफ। अब इसमें देखो 5 चीजें आती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 68 में अगर कोई अवयस्क अपने प्रॉपर्टी पर कोई लोन लेना चाहता है तो सामने वाला उसकी प्रॉपर्टी की एवज पर तभी लोन देगा जब उसकी नीड्स हो। किसकी? माइनर की नीड्स हो। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या? नेसेसरीज, नेसेसिटीज। इसके अलावा जो चीजें होती है उसको हम लोग बोलते हैं लग्जरी आइटम। इसके अलावा जो चीज़ें होती है उसको हम लोग बोलते हैं भोग विलास की वस्तु, लग्जरी आइटम। लेकिन लग्जरी आइटम के बिना व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन जो जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो नेसेसिटीज फॉर लाइफ के लिए वो एग्रीमेंट हो सकता है और वो वैलिड होगा। अगर वो अवयस्क नहीं देता है लोन, ऋण, कर्ज, तो उसकी प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर उसको भोग विलास के लिए, उसको लग्जरी आइटम के लिए कोई चीज़ दिया गया है तो नहीं ले सकता। ये सेक्शन 68 में प्रॉपर रूप में बताया गया है। अब डियर स्टूडेंट आता है चौथा एक्ट। हमने आप लोगों ने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 और 11। दूसरा आप लोगों ने देखा मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का घोष। तीसरा आपने देखा सेक्शन 68 इस पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर आपने देखा आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी को को रिलेटेड कहते हैं, सबको मिलाया जा रहा है। सेक्शन 10-11 को मिलाया गया किससे? मोरी बीबी के केस से। मोरी बीबी के केस को मिलाया गया किससे? 68 से। 68 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किससे मिलाया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल 21 से मिलाया गया। इसी को कहते हैं को रिलेटेड। अब और हम मिलाने जा रहे हैं, अब वो मिलाने जा रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 33 से। देखिए जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बना है, जो प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस में है, 1963 का, 1963 का जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो जेरमी बेंथम, जो इंग्लैंड के जूरिस्टिक थे, जेरमी बेंथम, उनकी एक मैक्सिम से बना। उनका मैक्सिम क्या है, उनकी शुक्ति क्या थी? जो वस्तु मेरी है, जो वस्तु मेरी है मुझे लौटा दो। उस वस्तु के बदले में मुझे न तो कोई अन्य वस्तु चाहिए
और ना ही कोई ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो बैलून की ज़िद करता है, गुब्बारे की ज़िद करता है, आप उसको चाहे जो चीज़ ला के दीजिए, वो सब फेंक देगा। वो कहता है नहीं मुझे वो बैलून ही चाहिए, वही बैलून चाहिए, वही गुब्बारा चाहिए। वही चीज़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जेरमी बेंथम साहब कहते हैं, जो वस्तु मेरी है, मुझे लौटा दो। इसके बदले में मुझे ना तो कोई वस्तु चाहिए, ना कोई धन चाहिए, मुझे केवल वो वस्तु लौटा। इसी मैक्सिम पर खड़ा हुआ है हम लोग का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। इसके सेक्शन नंबर 33 कहती है 33 कहती है, यदि हमने अवयस को कोई वस्तु दे दिया है, धन नहीं वस्तु, फाइन्स, और बाद में अवयस्क हमारी वस्तु को वापस नहीं कर रहा है, वो मान लीजिए अवयस्क ने हमारी साइकिल को खरीदा, हमने उसको साइकिल दे दिया, उसने कहा कि हम 1,000 रुपए देंगे, बाद में वो 1,000 से मुकर जा रहा है। तो मोरी बीबी के केस में तो कहा गया है कि अवयस्क के साथ किया गया करार शून्य है। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्टर पे रिलीफ मांगेंगे तो आपको न तो पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है मत दो पैसा आप, मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, जो वस्तु मेरी है, मेरी साइकिल है ना अवयस्क के कब्जे में, तो जो अवयस्क कब्जे में साइकिल रखा वो भी इलीगल है, तो वो मेरी साइकिल मुझे लौटा दिया जाए। तो उसमें अगर आपको रिलीफ मांगना है तो आपको 33 इस एसआरए में रिलीफ मांगना पड़ेगा, तब आपकी साइकिल आपको वापस दे दी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एसआरए का जो सेक्शन नंबर 33 है, धन के मामलों में लागू नहीं होता, ये केवल वस्तु के मामले में लागू होता है। आप अपनी साइकिल उस अवयस्क के कब्जे से वापस ले सकते हैं, यह है एसआरए। तो डियर स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को आज को रिलेटेड स्टडी करने का बेनिफिट पता चला कि जो माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है, अब मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट का नेचर क्या होता है। तो आपको सेक्शन 10 बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन नंबर 11 बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, फिर आपको मोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस बताना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 1930 का है। इसके बाद आपको सेक्शन नंबर 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डील करना पड़ेगा। 68 में आपको ये बताना पड़ेगा जो ये प्रोविज़न है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 का है। फिर आपको बताना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसके सेक्शन 33 कहती है जो वस्तु मेरी है मुझे लौटा दो। अगर डियर स्टूडेंट आप इतने चीज़ों को अपने मेंस के आंसर में लिखते हैं, इंटरव्यू में आप इन सब बातों को बताते हैं, आपको कोई जुडिशियल ऑफिसर बनने से रोक नहीं सकता। और यही तरह की स्टडी अगर आप चाहते हैं कि हमको ऐसी स्टडी करने का मौका मिले, तो ये स्टडी केवल आपको मिलेगा परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का मोटिव केवल होता है स्टूडेंटों को सिलेक्शन दिलाना, न कि बड़ी बड़ी फीस लेकर बड़े बड़े दावे करके स्टूडेंटों के साथ कॉमर्शियल रिलेशन डेवलप करना। बहुत ही मिनिमाइज फीस आप लोग के साथ इसमें शेयर किया जाता है। अगर आप ऐसे स्टडी को करना चाहते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर जुड़ने का तरीका आप लोग को बता दिया जाता है। और इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के जो स्टडी मटेरियल है उसको भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं। जो अभी नया 3 क्रिमिनल लॉ आया है जो 1 जुलाई से लागू होगा, इस पर हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों मटेरियल आप लोग के लिए अवेलेबल है। देखिए, जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस पर, आप लोगों के लिए गूगल मीट पर क्लास चलती है। जो गूगल मीट पर क्लास चलती है वो लाइव क्लास आपको मिलती है। लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। एक दिन में आपको 3 घंटे की क्लास करने को मिलता है। इसके लिए आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, इसमें अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड दोनों भेजेंगे। और जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। कोचिंग का क्यूआर कोड आने के बाद आपको फ़ीस डिपॉज़िट करनी पड़ेगी, बहुत ही मिनिमाइज़ फ़ीस, वो भी इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद आप डेली क्लास करेंगे, आपको लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आपको डेली का डेली वीडियो मिलेगा। और इसके साथ-साथ आपको टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को केवल 2 काम करना है। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगला कोई वीडियो बनेगा तो वो आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी। दूसरा, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के स्टडी मटेरियल को मंगा सकते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक मैटर है, आप उसको मंगा सकते हैं। आप परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने भविष्य को इस गारंटी के साथ संवार सकते हैं कि आप एक जज के रूप में स्थापित हो सकते हैं। इसी शब्दों के साथ हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं
कि अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ेंगे तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, काफ़ी संभावना रहेगी आपके जुडिशियल सर्विसेज में जाने का, आपका एपीओ में जाने का, आपको हायर जुडिस। थैंक यू माय डियर।